छोटी सी दुकान जो डीवीडी किराए पे देती थी और एक बिलियनियर कंपनी द नेटफ्लिक्स। नमस्ते, मेरा नाम है रिचा। आज जानते हैं द सक्सेस स्टोरी ऑफ नेटफ्लिक्स। 1997 में दो लोग, मार्क रेंडोल्फ एंड रीड हेस्टिंग्स ने प्लान किया एक ऐसी कंपनी खोलने का जो डीवीडी किराए पर देगी और बदले में नॉमिनल से चार्जेस लेगी। फिर अगले साल 1998 में उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो अपनी कंपनी को ग्लोबली ले जाएं और उसे ऑनलाइन लॉन्च करें। तो उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई द netflix.com। ये है नेटफ्लिक्स का सबसे फर्स्ट लोगो जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो। पहले नेटफ्लिक्स का लोगो ऐसा हुआ करता था। अब कस्टमर्स को किसी भी दुकान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उन्हें घर बैठे ही 1 से 4 दिन में डीवीडी मिल जाती थी। वो देखते थे और वापस कंपनी को कर देते थे। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था, लेकिन कोई चीज इतनी स्मूथली नहीं हो सकती। अप्स एंड डाउन्स तो हमेशा होते हैं, इसमें भी ड्रॉबैक्स आने स्टार्ट हो गए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही थी, नेटफ्लिक्स को भी अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करना जरूरी था। अब होता ये था कि एक डीवीडी को सब्सक्राइबर तक पहुंचने में 1 से 4 दिन लग जाते थे। फिर वो 2 से 3 दिन लेता था उसको देखने के लिए, और जब वो वापस रिटर्न करता था तो फिर 1 से 4 दिन लग जाते थे कंपनी तक वो डीवीडी वापस पहुंचने में। तो एक तरीके से एक डीवीडी जो है वो काफी दिनों के लिए ब्लॉक हो जाती थी। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि लोग जो थे वो नई डीवीडी या लेटेस्ट मूवीज देखना पसंद करते थे, जिसकी वजह से जो पुरानी डीवीडीज थी उनको कोई नहीं देखता था और उनका जो स्टॉक है वो पाइल अप होता जा रहा था। उनकी कॉस्टिंग नहीं निकल रही थी और कंपनी को लॉसेस सफर हो रहे थे। कंपनी को अपनी कॉस्टिंग निकालने के लिए एक डीवीडी को 15 से 20 बार रेंट आउट करना पड़ता था। यानी कि ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए, ब्रेक इवन यानी जहां कंपनी का टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू, एक डीवीडी जब 15 से 20 बार रेंट आउट होती थी तब जाके उस डीवीडी की कॉस्ट निकलती थी। जब वो 21वीं बार रेंट आउट होगी तब जाके उसका प्रॉफिट निकलेगा। अब इन दो मेजर इश्यूज की वजह से कंपनी ने लॉन्च करा अपना एक नया मॉडल, जिसने रातों रात कंपनी के टर्नओवर्स को बदल के रख दिया। कंपनी ने लॉन्च किया रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल, यानी कि सब्सक्रिप्शन मॉडल। शुरू से ही लोगों को सब्सक्रिप्शन मॉडल इंटरेस्टिंग लगने लगा और उनको पॉकेट फ्रेंडली भी लगने लगा। और कंपनी के लिए भी ये फायदा था कि जो कस्टमर था वो कुछ टाइम के लिए उनकी वेबसाइट पर लॉक हो जाता था। सब्सक्रिप्शन मॉडल के अलावा कंपनी ने अपनी एक ऐसी क्यू बनाई जहां पर कस्टमर उस क्यू में से पहले ही सिलेक्ट कर लेते थे कि उन्होंने नेक्स्ट मूवी कौन सी देखनी है। इससे फायदा ये हुआ कि जो कस्टमर था वो एक्साइटेड होता था दूसरी डीवीडी देखने के लिए, तो इसीलिए वो पहली डीवीडी टाइमली वापस कर देता था और वापस जैसे करता था दूसरी डीवीडी दरवाजे पे होती थी। लेकिन अभी भी वो एक चीज में मात खा रहे थे, वो था उनका पुराना स्टॉक पाइलअप। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो जो पुरानी डीवीडीज या पुरानी मूवीज है उनकी कॉस्टिंग वो किस तरीके से निकालें, उनमें से कैसे प्रॉफिट निकालें। फिर कंपनी ने इसे आंसर करने के लिए लॉन्च किया अपना रिकमेंडेशन सिस्टम, जिसे कहते हैं सिने मैच। आपने देखा होगा कि आप जब नेटफ्लिक्स देखते हो तो ऊपर एक रिकमेंडेशन ऑप्शन आता है, जिसमें आपके टेस्ट और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली दूसरी मूवीज भी आपके सामने आ जाती हैं। जब उन्होंने ये वाला लॉन्च किया तो उसमें ये था, जब कस्टमर अपने अकॉर्डिंगली कोई डीवीडी ऑर्डर करता था कि उससे रिलेटेड या उससे मैच करके सिमिलर पैटर्न में वो अपने पुराने डीवीडीज भी रिकमेंड करते थे। उससे क्या होता था, जो कस्टमर्स हैं उन्होंने पुरानी डीवीडीज भी धीरे धीरे रेंट आउट करनी स्टार्ट करी, और जो उनके पास पुराना स्टॉक था डीवीडीज का वो धीरे धीरे कॉस्टिंग और फिर प्रॉफिट में बदल गया। अपने इस बिजनेस मॉडल की वजह से कंपनी के टर्नओवर्स रातों रात बदल गए। बैरी मैककेथी, सीएफओ ऑफ नेटफ्लिक्स, कहते हैं कि रीड हेस्टिंग्स ने रातों रात पूरी वेबसाइट को री इंजीनियर किया टू द सब्सक्रिप्शन मॉडल, जिसकी वजह से जहां वो स्टार्टिंग में $1 मिलियन के टर्नओवर पे थे, वो टर्नओवर्स विद इन 3 to 4 years बदल गया $500 मिलियन पर। फिर फरवरी 2000 में उन्होंने अपने मॉडल को और भी पावरफुल बना लिया। उन्होंने स्टार्ट किया अनलिमिटेड मूवी रेंटल।
अब उन्होंने सारे एक्स्ट्रा चार्जेस, सारे शिपिंग, लेट फीस, सब कुछ हटा दिया और एक ही प्राइस रखा, वो था 19.95, जिसके अंदर आपको अनलिमिटेड डीवीडीज या मूवीज देखने का पूरा सब्सक्रिप्शन मिलता था। काफी अच्छा उनका बिजनेस चल रहा था और वो पूरी मार्केट को कवर भी कर चुके थे, लेकिन जहां पर बिजनेस चलता है वहां पर बिजनेस कॉम्पिटिटर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उनके सामने एक प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या? एक कॉम्पिटिटर आया जिसका नाम था ब्लॉकबस्टर। ब्लॉकबस्टर ये जानती थी कि लोगों के अंदर नई मूवी देखने का एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है, लेकिन नेटफ्लिक्स जो है वो 1 से 4 दिन में एक डीवीडी को डिलीवर करता है, बट ब्लॉकबस्टर के ऑफलाइन स्टोर पे उसी टाइम वो सीडी अवेलेबल थी। मतलब कस्टमर इजीली जाता था और उसी टाइम लेटेस्ट मूवी देख सकता था, उसे 1 से 4 दिन के लिए वेट नहीं करना पड़ता था। इसी का फायदा उठाया ब्लॉकबस्टर ने और धीरे धीरे वो मार्केट को कैप्चर करने लगा और नेटफ्लिक्स लॉसेस सफर करने लगी। लेकिन रीड हेस्टिंग्स भी पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने ब्लॉकबस्टर को ऑफर करा $50 मिलियन इन एक्सचेंज ऑफ देयर ब्लॉकबस्टर, लेकिन ब्लॉकबस्टर ने उनका ये ऑफर ठुकरा दिया। उन्हें लगा कि नेटफ्लिक्स जो है वो इतना प्रॉफिटेबल एरिया नहीं है, लेकिन ये डिसीजन उन दोनों के फॉर्च्यून्स को बदलने वाला था। उन दोनों की किस्मत जो है वो चेंज होने वाली थी। अब नेटफ्लिक्स ने कुछ नहीं देखा, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया और उन्होंने लॉन्च किया एक यूएस पोस्टल सर्विस जो कि कस्टमर तक एक दिन में अपनी डीवीडी पहुंचा देती थी। रीड हेस्टिंग्स ने पहले ही फोरसी कर लिया था कि जो ऑनलाइन है वो आने वाले टाइम में ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। एक साइड नेटफ्लिक्स ने जो अपनी लेट फीस और अपने एक्स्ट्रा चार्जेस हटा दिए थे, दूसरी तरफ ये एक इनकम का जरिया था ब्लॉकबस्टर के लिए। ब्लॉकबस्टर जो है वो इस पॉइंट पर नेटफ्लिक्स को compete नहीं कर पाया और धीरे धीरे ब्लॉकबस्टर वैनिश हो गया। नेटफ्लिक्स ने अपना फर्स्ट आईपीओ लॉन्च किया 2002 में, जिससे उनका कलेक्शन हुआ $83.25 मिलियन। उसके बाद उन्हें कुछ लॉसेस भी हुए, बट ग्रेजुअली जो था वो प्रॉफिट्स में बदल गया। वो पहले से ही अवेयर था कि आने वाले टाइम में सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। अब जनवरी 2007 में वो समय आ गया था जब उन्होंने अपना लॉन्च किया था फर्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग। इस समय स्ट्रीमिंग सर्विस खाली वही लोग ले सकते थे जिनका इंटरनेट काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन रीड हेस्टिंग्स को ये पता था कि आने वाले टाइम में इंटरनेट की स्पीड जो है वो काफी मामूली सी बात है बढ़ना, और उन्होंने अपना फोकस नहीं हटाया। उन्हें इस पूरे प्रोसेस में 6 महीने लग गए। वो चाहते थे कि वो धीरे धीरे स्ट्रीमिंग को लॉन्च करें, क्योंकि शुरू में ही अगर उनको कोई एरर मिल जाता था तो वो एक फेलियर भी साबित हो सकता था। वो किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। और फिर जून 2007 में उन्होंने अपने सारे सब्सक्राइबर्स को सारा एक्सेस दे दिया था वीडियोस का। अब ये टाइम था 2008 में पूरी हिस्ट्री का पहली बार कि नेटफ्लिक्स ने 1 बिलियन का टर्नओवर टच किया था। अब पूरी दुनिया को घर बैठे HD क्वालिटीज में मूवीज देखने का मजा आ रहा था, वो भी खाली नॉमिनल से चार्जेस पर। फिर नेटफ्लिक्स ने धीरे धीरे गेमिंग कंपनीज के साथ भी अपने टाई अप्स करे और फिर उन्होंने लॉन्च किया नेटफ्लिक्स ओरिजिनल, ताकि उनको मूवीज के ऊपर ज्यादा डिपेंड ना होना पड़े इनकम के लिए। और वो भी था उनका डिसीजन बिल्कुल बैंग ऑन। उनकी नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज इतनी ज्यादा पॉपुलर हो रही थी कि लोग उसको ज्यादा पसंद कर रहे थे। काफी OTT प्लेटफॉर्म ने उनका ये आइडिया चुराने या कॉपी करने की भी कोशिश की, लेकिन वो लोग नेटफ्लिक्स के बराबर तक नहीं पहुंच पाए। आज घर घर में नेटफ्लिक्स है, मोबाइल पे नेटफ्लिक्स है। आप चलते फिरते उठते बैठते जब चाहे मन चाहे हाई क्वालिटीज में मूवी देख सकते हो, वो भी नॉमिनल से चार्जेस में। देखा जाए तो 199 में इतनी सारी मूवीज का एक्सेस होना एक बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में। तो देखा आपने कि किस तरीके से अपने बेहतरीन आइडिया से और टेक्नोलॉजी शिफ्ट से कैसे एक छोटी सी कंपनी बन गई एक मल्टी मिलेनियर कंपनी। इसीलिए कोई भी आइडिया छोटा या बड़ा नहीं होता, आप बस उसकी तरफ लग जाओ।